हेलो फ्रेंड्स, मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बेल आइकॉन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो और वीडियो बनाए जाएं उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने वाले हैं, वो है निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय पद्धति। कि निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांशों के बारे में जानना, चतुर्थांशों में चिन्हों का किस तरह से प्रयोग होता है उसके बारे में जानना, मूल बिंदु को जानना, अक्षों के बारे में जानना, और यदि एक बार हमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो जीवन पर्यंत ये निर्देशांक ज्यामिति को हम नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। तो आइए निर्देशांक ज्यामिति को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। एक बार पुनः जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय पद्धति के बारे में। सबसे पहले मैं थोड़ा संक्षेप में आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इसको 17वीं शताब्दी के एक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते हुए थे, जिनकी एक आदत थी प्रातःकाल में बिस्तर में लेटे रहना। तो एक दिन वो इसी प्रकार से लेटे थे और लेटे लेटे उनके मन में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने का विचार आया और उन्होंने लेटे लेटे ही इस बिंदु के निर्धारण की समस्या का समाधान ढूंढ लिया, जो कि पुरानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विचारधारा का ही विकसित रूप था। और इसीलिए इसको कार्तीय पद्धति भी कहते हैं और निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका नाम रेने दकार्ते था। रेने दकार्ते, तो दकार्ते का केवल ये आगे वाला एक कार्तीय ले लिया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति कहते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से हम निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय पद्धति को करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पे दो अक्ष होती हैं जो संख्या रेखाओं के रूप में ही होते हैं। रूप उनका संख्या रेखाओं वाला ही होता है, और उसी के आधार पे हम देखते हैं कि जिस प्रकार से संख्या रेखा, ये अगर एक संख्या रेखा हम मान लेते हैं तो ठीक जो ये बीच वाला भाग होता है यहाँ पे हम 0 लिखते हैं ये, और इधर की तरफ ठीक बराबर दूरी पर समान दूरी पर चिन्ह लगा लेते हैं कि समान दूरी हो किन्हीं दो चिन्हों के बीच। यहाँ पे धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, ये समान दूरियां होनी चाहिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की। अगर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 1 ही सेंटीमीटर होगा। जब भी हम इस प्रकार की संख्या रेखा हमने देखी तो इधर की साइड होती है दायां भाग, तो ये दायां तरफ है, ठीक है, दायां तरफ। दाएं तरफ के चिन्हों को धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, यानी इधर वाला भाग धनात्मक होगा, और बाएं तरफ के भाग को ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। तो बाएं तरफ की संख्याओं को वही समान, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ होनी चाहिए।
लेकिन इनको प्रदर्शित करने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3। ठीक है, एक संख्या रेखा हो जाती है हमारे पास। ठीक है, संख्या रेखा को जब कार्तीय निर्देशांक के रूप में, निर्देशांक ज्यामिति के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसको एक्स एक्स कहते हैं। कौन सा? एक्स अक्ष कहते हैं। तो इसको एक्स और एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। तथा अगर हम उसी संख्या रेखा को लंबवत इस रूप में बना लेते हैं तो इसको हम वाई एक्स कहते हैं और इसको वाई तथा वाई डैश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसमें ऊपर की ओर, ये जो ऊपर वाला भाग है, इधर की ओर जितनी दूरी यहाँ से यहाँ थी, यहाँ से यहाँ थी, उतनी ही दूरी के समान चिन्ह बना लेते हैं, समान चिन्ह बना लेते हैं। और इन चिन्हों पर भी फिर हम धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 धनात्मक के रूप में लिख लेते हैं। और यही समान दूरी पर अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। जहाँ ये ठीक बीच का बिंदु है, जहाँ पे ये दोनों ही संख्या रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओरिजिन और हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब ये दोनों ही अक्षों का मूल बिंदु है। यहीं से हम इनको प्रदर्शित करना शुरू करते हैं और इसको मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में ओरिजिन ओ कहते हैं। अब मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव, मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब ये निर्देशांक क्या होते हैं, इससे पहले हम चतुर्थांशों के बारे में जानेंगे। तो जब हमने इन दोनों रेखाओं को इस तरह से प्रतिच्छेद किया है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बनाया है, तो इसमें 4 भाग बन रहे हैं। 4 भाग आप देख सकते हैं 90-90 अंश के होते हैं। यहाँ से यहाँ हमारा एक भाग, ये हमारा दूसरा भाग बन गया, ये तीसरा भाग बन गया और ये चौथा भाग बन गया, ये वाला यहाँ से और यहाँ इन दो रेखाओं के बीच बनने वाला, ये देख सकते हैं आप। इसको हम ओ कह सकते हैं, यानी हम कहेंगे एक्स ओ वाई वाला जो ये भाग है, एक्स ओ वाई वाला, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश। यहाँ से शुरू करते हैं गिनने के लिए, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। और इसी तरह से इसको चतुर्थांश 1 भी लिखते हैं। इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। इस तरह से तृतीय चतुर्थांश को प्रदर्शित करते हैं और लिख लेते हैं। ऐसे ही इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया हमारे पास। ये हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश है। ये यहाँ से एक्स डैश ओ वाई वाला जो भाग है, तृतीय चतुर्थांश में एक्स डैश ओ वाई डैश वाला भाग, ये बीच वाला, इन दो लाल रेखाओं के बीच में जो दूर यहाँ से और इसका इतने के बीच के भाग को, इसी तरह इन दोनों के बीच के भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब होता क्या है कि इन दोनों एक्स और इस वाई के बीच में हमेशा सदैव कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। माना यहाँ पे कोई बिंदु है इस तरह से, तो इसके 2 निर्देशांक होंगे, 2 मान होंगे, पहला एक्स का और दूसरा वाई का। ये 2 मान, एक को एक्स का निर्देशांक कहते हैं और दूसरे को वाई का कहते हैं। इस तरह से ये एक्स वाई प्रत्येक चतुर्थांश में होता है। पहला मान एक्स का, दूसरा वाई का, पहला मान एक्स का, दूसरा वाई का, और पहला मान एक्स का, दूसरा वाई का। अब इसके साथ साथ ये जो मान होते हैं, ये चिन्हों का भी ध्यान रखना होता है। इस चतुर्थांश में एक्स का मान भी धन का होता है
और y का मान भी धन का होता है, यानी इस चतुर्थांश में x और y दोनों ही मान धन के होते हैं। इस चतुर्थांश की जब हम बात करते हैं तो पहले x का मान, तो यहाँ से इधर इस रेखा की बात करेंगे तो कौन से चिन्ह के साथ है? ऋण चिन्ह के साथ है, इसलिए इसमें x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक होता है, क्योंकि y का ये वाला हिस्सा है वो y वाला, तो इस पे जो चिन्ह है वो कौन से हैं? धनात्मक के हैं। ठीक है, इसी तरह से तीसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो इधर से x का मान भी ऋण चिन्ह के साथ है, यहाँ से यहाँ, तो x का मान तो ऋणात्मक होगा ही, और यहाँ से यहाँ अगर y के मानों की बात करेंगे y डैश की, तो वो भी कौन से हैं? ऋण चिन्ह के साथ हैं, इसलिए ये ऋण चिन्ह हो गया। तो तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश की अगर बात करेंगे तो x का मान यहाँ से यहाँ धनात्मक का है, और y की बात करेंगे यहाँ से यहाँ ऋणात्मक का है। तो इस तरह से प्लस और माइनस यानी धन और ऋण चिन्ह के साथ x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होगा। तो अब हम चतुर्थांशों को एक बार फिर से देख लेंगे। प्रथम चतुर्थांश x और y दोनों का मान धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश x का मान ऋणात्मक तथा y का मान धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों ही निर्देशांकों का मान ऋणात्मक होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे तो x का मान धनात्मक तथा y का मान ऋणात्मक होता है। अब किस तरह से हमें पता चलता है कि कौन, इसी के साथ साथ कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा बिंदु कौन सी चतुर्थांश में होगा? यदि हमारे पास कोई बिंदु इस तरह से दिया है, बिंदु P, और उसका मान लिखा है ऋण 3,2 अगर इस तरह से लिखा है, -3 और 2 अगर दे रखा है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि x पहला मान x का है, यानी x का मान इसमें कौन सा है? ऋणात्मक, ऋण का 3 है, और दूसरा मान y का है, y का मान क्या है? धन का 2 है। तो x का मान ऋण का 3 यानी x का मान ऋण में और y का मान धन में, तो ये कहाँ पे होगा देखेंगे, तो x का मान ऋण में और y का मान धन में, कौन सी चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में। अतः जो ये बिंदु है P = -3,2 कौन सी चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। कौन से चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि पहले वाले में दोनों के दोनों क्या है? धनात्मक, दूसरे में x और तीसरे में x और ऋण दोनों ही ऋणात्मक हैं, और चौथे में x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, लेकिन हमारे पास उल्टा है, x ऋणात्मक और y धनात्मक, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में होगा। अब अगर हम इसको प्रदर्शित करना चाहेंगे तो ऋण का 3 ये है, धन का 2 ये है, तो ठीक इन दोनों का लंबवत, इसका और इसका 2 का यहाँ से लंबवत ये हो जाएगा, 3 का लंबवत, तो वो बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, तो P बिंदु यहाँ पे होगा जो ऋण 3,2 को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हम निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास दो अक्ष बनते हैं, एक को हम एक्स एक्स कहते हैं तथा दूसरे को वाई अक्ष कहते हैं। ये एक्स एक्स होगा और इसका नाम वाई अक्ष होगा। एक्स एक्स को दूसरा हम हिंदी में भुज भी कहते हैं। दूसरे एक्स एक्स का जो नाम है हिंदी में इसको भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष को, और इसको कहते हैं वाई अक्ष या कोटि। वाई अक्ष या हिंदी में इसको अगर केवल हम कोटि के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? कोटि, तो इसको कहते हैं कोटि, वाई अक्ष या कोटि। तो इस तरह से ये हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति का प्रथम रूप है कि सर्वप्रथम दो रेखाएं खींच लेते हैं और वो एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स या भुज कहते हैं तथा दूसरी रेखा को ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष या कोटि कहते हैं।
और इन दोनों का जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं लंबवत, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। और जिसके निर्देशांक सदैव 0,0 निर्देशांक का मतलब इस बिंदु का मान, इस बिंदु पे x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। और इस बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश चिन्ह तथा अक्षों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।